हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले टॉपिक के अंदर जो हमने बात की थी पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर, वो हमने वेव मोशन को ही आगे कंटिन्यू करते हुए की थी। इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि प्रेशर वेव क्या होती है, या फिर किसी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है, उन लॉन्गिट्यूडनल वेव या साउंड वेव को हम प्रेशर वेव की टर्म के अंदर किस तरीके से लिख सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो है वो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा एनिमेशन देखते हैं और थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल वेव या साउंड वेव का प्रोपेगेशन समझते हैं कि किस तरीके से साउंड वेव का प्रोपेगेशन होता है और प्रेशर वाली जो टर्म है वो किस तरीके से इफेक्ट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल लेंगे। एक पाइप के अंदर एक लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोपिगेशन हो रहा है। जब हम पिस्टन को राइट साइड के अंदर मूव करते हैं तो राइट साइड पर मूव करने पर पिस्टन के कांटेक्ट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स जो हैं वो अपने टच वाले पार्टिकल्स पर राइट साइड की ओर पुश करते हैं। ये जो कांटेक्ट के अंदर नेक्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल्स है इनको भी पुश करते हैं, और इसी तरीके से वो जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आगे वाले पार्टिकल्स को भी पुश करेंगे, और ये एक चेन की तरह आगे की ओर चलता जाता है। वो अपने आगे वाले पार्टिकल्स को भी पुश करते जाएंगे। इस तरीके से पुश करने से जो इस तरीके से जो हम इसको पुश कर रहे हैं उसमें पिस्टन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम पिस्टन को वापस बैकवर्ड मूव करते हैं बैक साइड में, तो इस पिस्टन के टच के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो भी बैक साइड में ही मूव करते हैं, और वहाँ पर कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है। कंप्रेशन का मीनिंग हो गया कि वहाँ पर पार्टिकल्स की डेंसिटी कम और प्रेशर भी कम हो जाएगा। और इसी तरीके से वेव का प्रोपेगेशन जो है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की टर्म में आगे की ओर हो रहा है, यानी प्रेशर की टर्म में आगे की ओर वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है। तो इस डायरेक्शन के अलोंग वेव का जब प्रोपेगेशन हो रहा है और वो भी प्रेशर के अकॉर्डिंग, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि सिंस प्रेशर प्लेज ए रोल इन क्रिएटिंग दीज वेव्स, सो दीज वेव्स आर नोन एज प्रेशर वेव्स। अब अगर हम इनमें से एक पार्टिकल को जूम करके देखें तो ट्रांसवर्स वेव की तरह ही ये जो पार्टिकल्स है वो वेव के साथ मूव न कर कर अपनी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेस्पेक्ट में ओसिलेट करता रहता है, और ओसिलेट करते हुए ही ये एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफ़र करता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन के अकॉर्डिंग अलोंग ही ओसिलेट करता है। जैसे ट्रांसवर्स वेव के अंदर हम देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल जो है वो वाई डायरेक्शन के अलोंग मूव करता है और वेव का प्रोपेगेशन एक्स डायरेक्शन में होता है। अगर हम इसकी बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो जो पार्टिकल्स का मोशन है ओसिलेटिंग है वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग हो रहा है, और वेव का प्रोपेगेशन भी एक्स डायरेक्शन के अलोंग ही होता है। अब अगर हम इन्हीं के अंदर एयर का एक छोटी थिन लेयर ले लें, डेल एक्स जिसे हम बोल रहे हैं, ये एयर की थिन हमने डेल एक्स ले ली, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो हम ट्रांसवर्स वेव के अंदर लिखते हैं वो लिखते हैं वाई एक्स टी, जहाँ पर एक्स जो है वो पोजीशन होती है पार्टिकल की, टी होता है टाइम, और वाई होता है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्स पोजीशन एट टी टाइम। अगर हम यही लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी एक्स डायरेक्शन में हो रहा है और पोजीशन भी एक्स से ही डिनोट की जा रही है टी टाइम पर। तो इसके अंदर हम जो डिस्प्लेसमेंट है उसको लिख सकते हैं एक्स एक्स टी। लेकिन जब हम इसे एक्स एक्स टी लिखते हैं तो जो ये एक्स है ये है पार्टिकल का ओरिजिन के साथ डिस्प्लेसमेंट, और ये जो एक्स है वो है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाला। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो उसके लिए हम ये जो एक्स है इसको एस से डिनोट करते हैं, और एस से डिनोट करते हुए अगर हम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहें तो हम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं एस एक्स टी इज इक्वल टू एस एम
cos kx माइनस ओमेगा टी। यहाँ पर जो एस एक्स टी है ये है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, एस एम जो है वो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, और उसे हम क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड। ये जो कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी वाली टर्म है इसको बोला जाता है ओसिलेटिंग टर्म। अब अगर हम वेवलेंथ की बात करें इसके अंदर, तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की टर्म में लॉन्गिट्यूडनल वेव आगे बढ़ रही है, तो हम ये बोल सकते हैं दो कंप्रेशन हो, एडजेसेंट कंप्रेशन की बात करें तो दो कंप्रेशन हो या फिर दो रेयरफैक्शन हो, वन रेयरफैक्शन एंड देन एडजेसेंट रेयरफैक्शन, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम वेवलेंथ बोल सकते हैं और उसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। और इसी तरीके से वेव का प्रोपेगेशन जो है वो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन की टर्म में आगे की ओर होता रहता है। अब यहाँ पर कंप्रेशन जब है तो प्रेशर ज़्यादा और रेयरफैक्शन में प्रेशर कम, तो प्रेशर को अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें पार्टिकल के तो मैं लिख देता हूँ चेंज इन प्रेशर डेल पी एक्स टी इज इक्वल टू डेल पी एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पर जो डेल पी एक्स टी है उसे मैं बोल सकता हूँ वेरिएशन इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर या प्रेशर एक्सिस भी बोल सकता हूँ। जो डेल पी एम है वो है एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन, और साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जो होती है वो होती है ओसिलेटिंग टर्म। डेल पी एक्स टी हमें जो है वो प्रेशर वेरिएशन मिल जाता है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमने प्रेशर की टर्म लिखी है ये कैलकुलेट कैसे की है, तो इसका हम डेरिवेशन अब देखते हैं कैसे डेरिवेशन होगा। अब अगर हम यहाँ पर पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल जो है वो हम बोल रहे हैं कि व्हेन साउंड इज नॉन प्रोपेगेटिंग, व्हेन साउंड इज नॉट प्रोपेगेट्स, अगर साउंड का प्रोपेगेशन नहीं हो रहा है, तो साउंड का प्रोपेगेशन नहीं हो रहा है तो हम पार्टिकल्स की सिचुएशन देखते हैं कि फर्स्ट जो पार्टिकल आपके पास है वो उस पार्टिकल की जो पोजीशन है फर्स्ट पार्टिकल की वो यहाँ पर है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैं डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल एक्स से। दूसरा जो पार्टिकल है, सेकंड जो मीडियम का पार्टिकल है आपके पास, उसकी पोजीशन है 2 पर, और वो पोजीशन जो है वो डिफरेंट है x प्लस डेल एक्स, यानी डेल एक्स वेरिएबल से वो डिफरेंट है इसकी पोजीशंस को। दोनों की पोजीशंस में अगर डिफरेंस हम देखें तो वो है डेल एक्स के इक्वल। अगर हम देखें कि व्हेन साउंड इज प्रोपेगेट्स, व्हेन साउंड इज प्रोपेगेट्स, यानी साउंड वेव का जब प्रोपेगेशन हो रहा है, तो जब साउंड वेव का प्रोपेगेशन होता है तो किस तरीके से हम लिखते हैं, हम बोलते हैं कि पहले जो पार्टिकल की सिचुएशन थी, फर्स्ट पार्टिकल की सिचुएशन वो है यहाँ पर, ठीक है, ये एक्स अपने पास उसका पोजीशन हो गई। अब जब ये पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है तो ये पार्टिकल जो है वो अपनी पोजीशंस को चेंज करता है, और पोजीशंस को चेंज करके ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। जो सेकंड पार्टिकल था उसकी इनिशियल पोजीशन थी आपके पास यहाँ पर, ये वाला सेकंड पार्टिकल की जो है वो इनिशियल पोजीशन थी, और इस इनिशियल अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो था एक्स प्लस डेल एक्स। अब ये जो सेकंड पार्टिकल है ये भी आगे की ओर टूवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस ये डिस्प्लेस हो गया, और डिस्प्लेस होने पर ये पार्टिकल जो है सेकंड नंबर वो आ गया यहाँ पर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हुआ, तो अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो आपके पास है डेल एक्स, डेल एक्स इनिशियल भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है,
और जब साउंड का प्रोपेगेशन हो रहा है तो प्रोपेगेशन होने पर जो डिस्प्लेसमेंट की क्वांटिटी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही है वो भी यहाँ पर हमें लिखनी पड़ेगी। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें कि अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो मैं लिखूंगा डेल एक्स प्लस में अब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं डेल एस। एस से इसलिए डिनोट कर रहा हूँ ताकि हम जो इक्वेशन लिखें उसके अंदर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कि डेल एक्स आ गया, डेल वाई आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। वाई हम यहाँ पर यूज इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वेव का प्रोपेगेशन भी एक्स डायरेक्शन में हो रहा है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी एक्स ही डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है उसे हम डेल एक्स, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स लिख रहे हैं, और प्रोपेगेशन के टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम डेल एस लिख रहे हैं। ये एक्चुअल के अंदर है एक्स डायरेक्शन में ही, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए हम लोगों ने इसे लिख रखा है डेल एस। अब देखते हैं, आगे चलते हैं इसके अंदर। अगर हम यहाँ पर प्रेशर के अंदर रिलेशन बनाना चाहें, जैसे अपने पास क्या है, प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव, तो हमने अभी देखा था कि प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट आप किसी भी इक्वेशन को जो है वो प्रेशर वेव की टर्म के अंदर केवल लॉन्गिट्यूडनल वेव को ही, किसी भी वेव को, लॉन्गिट्यूडनल वेव को आप प्रेशर वेव की टर्म में या डिस्प्लेसमेंट वेव की टर्म में दोनों के अंदर लिख सकते हो। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अगर हम साउंड वेव की इक्वेशन को डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन के अंदर लिखें तो मैं लिख देता हूं शुरुआत के अंदर कि S इज इक्वल टू एस नॉट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। हम डिस्प्लेसमेंट की टर्म में लिख रहे हैं S इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स वन। अब अगर इसे हम थोड़ा सा सिंपल लिख दें, S इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में कितना आ जाएगा आपके पास, के एक्स। ये अपने पास सिंपल टर्म आ गई। अगर हम केवल डिस्प्लेसमेंट की टर्म में लिखें तो अगर हम यहाँ पर प्रेशर वेव इक्वेशन बनाना चाहते हैं इसी के लिए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए, जैसे हमने बताया कि प्रेशर की टर्म में भी आप इक्वेशन लिख सकते हो और डिस्प्लेसमेंट की टर्म में भी आप इक्वेशन लिख सकते हो। तो प्रेशर की टर्म के अंदर इक्वेशन हम कैसे लिखें, तो यहाँ से हम देखते हैं चेंज इन वॉल्यूम, और उसी वॉल्यूम से हम इलास्टिसिटी का यूज करते हुए इसे प्रेशर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज हो गया ड्यू टू प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव, चेंज इन वॉल्यूम, तो मैं लिखूंगा चेंज इन वॉल्यूम डेल वी इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम की बात आ गई यहाँ पर, तो वॉल्यूम जो होता है आपके पास वो तीन कोई भी लेंथ होती है उनका मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर आपके पास एक तो है डिस्प्लेसमेंट जिसको आपको इंक्लूड करना है। डिस्प्लेसमेंट तो केवल लेंथ की एक ही वैल्यू हुई, आपको दो वैल्यूज और भी चाहिए लेंथ की, तो वो काम में ले लेता हूँ मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो ये वेव प्रोपेगेशन हो रहा है उसके लिए जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जितने में ये इस वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कैपिटल ए है। तो डेल वी जो चेंज है, चेंज इन वॉल्यूम, वो कितना हो जाएगा, फाइनल है आपके पास डेल एक्स प्लस डेल एस, ये तो डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, माइनस इनिशियल कितना, इनिशियल आपके पास डिस्प्लेसमेंट था डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसको अगर मैं देखूं तो अपने पास जो चेंज इन वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर वो चेंज इन वॉल्यूम आएगा आपके पास डेल एस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ से अगर हम बात करें डेल वी अपॉन वी की, कि डेल वी अपॉन में वी जो फ्रैक्शनल चेंज है वॉल्यूम के अंदर वो कितना होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम आपके पास आ गया डेल एस इंटू ए अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम की बात करें तो इनिशियल वॉल्यूम आपके पास था डेल एक्स इंटू में ए से ए कैंसिल आउट होकर ये आपके पास बच जाएगा डेल एस अपॉन में डेल एक्स। अब इलास्टिसिटी का हम यहाँ पर यूज करते हैं, डेल वी अपॉन में वी आपके पास है, तो अगर मैं यहाँ पर बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को इंक्लूड करना चाहूँ तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपने पढ़ रखा है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं डेल पी की वैल्यू लिखना चाहूँ यहाँ पर
बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में, तो डेल पी इज इक्वल टू होता है माइनस बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डेल वी अपॉन वी। ये आपके पास बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से हम यहाँ पर रिलेशन है लिख रहे हैं। तो अगर मैं डेल वी अपॉन में वी की यहाँ पर वैल्यू लिख दूँ, तो माइनस का बी डेल वी अपॉन में वी की वैल्यू है आपके पास डेल एस अपॉन में डेल एक्स। ये वैल्यू हमने यहाँ पर नोट आउट कर दी। अब यहाँ से हम अगर ये जो डेल है इस चेंज को हम डी की टर्म के अंदर लिखना चाहें, डी जो है इसका मतलब वेट चेंज की बात कर रहे हैं हम, अगर हम चेंज लिखना चाहें यहाँ पर तो मैं लिखूँगा, इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मैं डेल पी को लिख रहा हूँ डी पी इज इक्वल टू माइनस बी डी एस अपॉन में डी एक्स लिख दिया हमने ये। अब हमें देखो b जो है वो तो है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगर हम बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट लेके चल रहे हैं तो dp इज इक्वल टू माइनस बी जो है वो तो है आपके पास कांस्टेंट, ds अपॉन में dx का मीनिंग हो गया s का x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन। अगर मैं s का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, देखो s नॉट कांस्टेंट रहेगा आपके पास, s नॉट कांस्टेंट है, साइन जो है साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास कोस, आगे जो है एज इट इज ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब आगे वाली जो टर्म है उसका भी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो ओमेगा टी तो कांस्टेंट एज्यूम हो जाएगा क्योंकि एक्स की टर्म नहीं आ रही इसके अंदर, इसमें एक्स की टर्म आ रही है। तो के माइनस के एक्स का जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो माइनस के एक्स का डिफरेंशिएशन मुझे क्या मिलता है, माइनस का के, ये मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। तो dp जो है dp की वैल्यू मेरे पास मिल जाती है dp इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होकर बन गया आपके पास b एस नॉट के कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई। अब अगर मैं इसी कोस के अंदर साइन की टर्म काम में लेना चाहूँ तो मैं साइन की टर्म काम में ले सकता हूँ, क्या हो जाएगी dp इज इक्वल टू बी एस नॉट के, अगर मैं साइन की जगह कोस लिखता हूँ तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू। तो यह आपके पास साइन की टर्म के अंदर चेंज इन प्रेशर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर ये जो बात करते हैं हम लोग कि बी एस नॉट के जो है वो आपके पास क्या है, तो बी एस नॉट के को हम लोग मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर एम्पलीट्यूड, क्योंकि यहाँ पर डीपी आ रहा है तो चेंज इन प्रेशर बोलेंगे, चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम। तो बी एस नॉट जो है इसकी जगह हम लिख सकते हैं डीपी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू, और ये जो है आपके पास dp, इसकी जगह हम लोग लिख देते हैं dp। तो जो फाइनल इक्वेशन अपने पास आएगी वो फाइनल इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी आपके पास, मैं इसी इक्वेशन को जो है वो वापस से लिख रहा हूँ फाइनल इक्वेशन के टर्म में कि dp इज इक्वल टू dp मैक्सिमम को हमने लिख दिया p नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन हो गई प्रेशर वेव की, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव या साउंड वेव है आपके पास कोई भी, तो उसको हम लोग जरूरी नहीं कि हमेशा जो है वो डिस्प्लेसमेंट की टर्म में ही लिखें, हम उसको प्रेशर वेव की टर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बी के एस नोट जो है यहाँ पर ये आ रहा है, ये है आपके पास मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन की वैल्यू, पी नोट जो है आपके पास क्या वैल्यू है इसकी, बी के एस नॉट, ये जो है वो आपके पास है मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन, यानी मैक्सिमम वेरिएशन जो होगा प्रेशर के अंदर वो इतना होगा, इतना प्रेशर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्रेशर वेव बी जो है वो क्या हमने लिखा था, बल्क मॉड्यूलस ऑफ एलास्टिसिटी। अगर के की बात करें तो के है आपके पास एंगुलर वेव नंबर। अब यहाँ से हमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो और मिलती है, क्या वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो, कि अगर मैं इस केवल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन की बात करूँ और प्रेशर वेव के अंदर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें
तो जो प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर जो है किसी भी पोजीशन के ऊपर, वो डिस्प्लेसमेंट से π/2 फेज आगे होता है। यानी दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है मैक्सिमा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमा और प्रेशर मिनिमा के बीच में, वो π/2 का रहता है। यानी जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का वो मैक्सिमम होगा, वहाँ पर प्रेशर जो है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी मैं बोल सकता हूँ कि जहाँ पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, वहाँ पर प्रेशर की वैल्यू जो है वो प्रेशर की वैल्यू होगी मिनिमम। और जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा, वहाँ पर प्रेशर की वैल्यू जो है वो होगी मैक्सिमम। हमें ग्राफिकल वेरिएशन शो करना हो तो कैसे शो करते हैं हम? हमारे पास दोनों इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेरिएशन दोनों की। अगर हम इनका ग्राफिकल देखें कि ग्राफ हम इसका कैसे बना सकते हैं, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं और उसका कंपैरिजन करूंगा प्रेशर वेरिएशन के साथ, तो दोनों ग्राफ देखिए आप लोग। ऊपर जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और नीचे जो है वो प्रेशर वेरिएशन का आपके पास कर्व बन रहा है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रेशर का और डिस्प्लेसमेंट का कर्व जो है दोनों के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस है। जब किन्हीं पॉइंट्स पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तब प्रेशर क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। यानी ये शो कर रहा है कंप्रेशन को। जब कंप्रेशन होता है तो पार्टिकल का प्रेशर जो है वो मैक्सिमम और डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो के इक्वल होता है। ये दोनों पॉइंट्स जो हमने शो कर रखे हैं वो जीरो डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर मैक्सिमम वाले हैं। अगर हम बात करें अपर पॉइंट्स की तो रेयर फ्रैक्शन हो रहा है वहाँ पर। अगर रेयर फ्रैक्शन की बात करें हम लोग, तो रेयर फ्रैक्शन के अंदर पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू कम होती है और प्रेशर मिनिमम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो वाले पॉइंट्स पर प्रेशर जो है, प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास मैक्सिमम। एक जो पहला पॉइंट है वो कंप्रेशन का, दूसरा है वो रेयरफेक्शन का। अगर इन पॉइंट्स की हम बात करें तो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू जो है वो जीरो है। जब प्रेशर की वैल्यू जीरो है तब डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का वो मैक्सिमम है। नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है वो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। और अदर जो प्रोग्रेसिव वेव होती हैं उनकी तरह ही साउंड वेव जो है वो भी एनर्जी का ट्रांसफ़र स्पेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक करती है। और ये एनर्जी जो है वो कोई ना कोई वर्क करने के अंदर खर्च हो सकती है। जैसे, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो एनर्जी है वो कोई वर्क करने के लिए फोर्स की जा सकती है। जैसे साउंड वेव का जब प्रोपेगेशन होता है तो एयर ड्रम्स जो हैं उनको वाइब्रेट करने के लिए वो फोर्स कर सकती है। या फिर सुपरसोनिक जेट के पीछे जो सोनिक बूम प्रोड्यूस होते हैं, वो सोनिक बूम प्रोड्यूस होने का कारण भी इंटेंसिटी होती है साउंड वेव की। तो ये सारी चीज़ें जो है वो साउंड वेव की इंटेंसिटी की वजह से होती है। अब अगर हम इंटेंसिटी की बात करें कि वो क्या होती है और किस पर वो डिपेंड करती है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, कि साउंड वेव की इंटेंसिटी क्या होती है और कितनी होती है। अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा पावर, कि पावर कितनी जनरेट होती है जब साउंड वेव का प्रोपेगेशन होता है, और उसी पावर से बाद में हम इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें इंटेंसिटी की, तो उसे भी हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। पहले पावर की डेफिनेशन और उसके बाद में पावर से इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करें उसकी डेफिनेशन। तो अगर हम बात करें सबसे पहले पावर की, लिखते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी carried the amount of
एनर्जी कैरिड पर यूनिट टाइम बाय ए वेव इज इक्वल टू पावर, या इज नोन एज पावर, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड पर यूनिट टाइम। यानी हमें ध्यान में रखना है एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पावर। अब हमें तो इंटेंसिटी चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं कि पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया held perpendicular to the direction of energy flow, perpendicular to the direction of energy flow is equal to intensity, या is known as intensity। तो सबसे पहले तो पावर क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, और पावर पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो इज इक्वल टू इंटेंसिटी। तो हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, पावर कितनी प्रोड्यूस होगी, एवरेज पावर कितनी होती है, इंटेंसिटी एवरेज कितनी होती है, ये वैल्यू का कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कोई साउंड वेव एज्यूम करते हैं जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन के अंदर प्रोपेगेशन जिसका हो रहा है। तो अगर हम उसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन का यूज करें, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर एस से डिनोट करूँगा, तो कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, एस से हम डिनोट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो मैं लिखूँगा टी टाइम बाद में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है एस इज इक्वल टू एस नोट, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इनिशियल फेज एज्यूम कर रहा हूँ मैं फाई। अगर इसी लॉन्गिट्यूडनल वेव इक्वेशन को या फिर डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन को मैं प्रेशर वेव इक्वेशन में लिखना चाहूँ, तो अभी हमने लिखा था कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। इसके अंदर भी हम फेज जो है वो इनिशियल फेज ले रहे हैं फाई। तो ये वैल्यू, ये इक्वेशन जो है वो हमने अभी अभी देखी है प्रेशर वेव की फॉर्म के अंदर। अब हमें जो है वो यहाँ से पावर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम बेसिक फॉर्मूले से चलते हैं कि पावर कैलकुलेट करने का अपने पास बेसिक फॉर्मूला होता क्या है। तो अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस पावर की, तो ये जो पावर है उसका फॉर्मूला हमारे पास सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला एक होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर आपके पास फोर्स और वेलोसिटी दोनों ही डायरेक्टली नहीं है, तो हमें फोर्स को कन्वर्ट करके लिखना है कि किस तरीके से हमारे पास जो गिवन डाटा है एस और पी की जो इक्वेशन है, इससे हम फोर्स और वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्स और प्रेशर के बीच में रिलेशन होता है कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास प्रेशर इनटू एरिया। ये एरिया जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जैसे साउंड वेव का प्रोपेगेशन जो है वो कितने एरिया में से हो रहा है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर है एरिया इनटू में वेलोसिटी, इनटू में वेलोसिटी। अगर इनकी मैं वैल्यूज रखने की बात करूं, तो प्रेशर जो है, प्रेशर है आपके पास P, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम अज्यूम कर लेते हैं कैपिटल ए, और वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर देखिए आपके पास वेलोसिटी की कोई डायरेक्ट टर्म नहीं है। तो अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दूं तो वो वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, यानी डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएशन। जब मैं वैल्यू रखता हूँ तो P की वैल्यू हम रखें P नॉट कॉस
ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डी एस बाई डी टी। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएशन करूं तो क्या आएगा, एस नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब यहाँ से हम देखते हैं कि अंदर वाले पार्ट का भी डिफ्रेंशिएशन करके मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। तो अंदर जिसकी जो टी की टर्म है केवल उसी का डिफ्रेंशिएशन होगा, बाकी तो कांस्टेंट एज्यूम करके उनका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जीरो। तो के एक्स और फाइव का तो डिफ्रेंशिएशन जीरो, ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा। तो ओमेगा की टर्म हमने यहाँ पर लिख ली। तो जो अपने पास पावर की वैल्यू हमें मिलेगी, जो हमें यहाँ पर पावर की वैल्यू मिलेगी, वो पावर की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर पावर इज इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें पहले लिख लेते हैं, पी नॉट ए एस नॉट ओमेगा। अंदर आपके पास बच गया कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब अगर हम पावर की एवरेज वैल्यू की बात करें कि एवरेज पावर कितनी प्रोड्यूस हो रही है, तो मैं एवरेज पावर का साइन लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये साइन का मीनिंग है एवरेज पावर। तो एवरेज की अगर हम बात करें तो कांस्टेंट टर्म का तो कोई एवरेज वैल्यू नहीं होती, यानी जो वैल्यू है वो की वही एवरेज वैल्यू होती है। लेकिन कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव यानी कोस स्क्वायर थीटा जो है इसकी अपने पास एवरेज वैल्यू होती है 1/2। तो ये जो एवरेज पावर हमें मिलेगी, एवरेज पावर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/2 पी नॉट ए एस नॉट ओमेगा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा का जो एवरेज वैल्यू होती है कोस स्क्वायर थीटा की वो होती है 1/2। तो एवरेज पावर की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई ये, कि एवरेज पावर जो होती है वो ये होती है। अब अगर इसी पावर को हम लोग वेलोसिटी की टर्म के अंदर लिखें, तो इसी पावर को वेलोसिटी की टर्म में अगर हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखो कि यहाँ पर मुझे वेलोसिटी को इंक्लूड करना है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी की बात करें गैसेस के अंदर, तो वेलोसिटी की वैल्यू होती है √b/ρ। यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू को लिखना चाहूँ तो b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ρv²। b इज इक्वल टू आ गया ρv²। और अगर हम बात करें पी नोट की, तो पी नोट है मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन। पी नोट जो है वो क्या है, मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन। और मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन की वैल्यू हमने अभी पिछले टॉपिक के अंदर लिखी थी कि मैक्सिमम जो प्रेशर वेरिएशन है उसकी वैल्यू होती है बी के एस नोट। तो यहाँ पर अगर मैं b की वैल्यू लिखूँ तो b की वैल्यू रखने पर क्या आ जाएगा, देखो b की वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ तो पी नोट इज इक्वल टू आ जाएगा ρv² के एस नोट रख दिया हमने। तो ये पी नोट की अपने पास है वैल्यू मिल गई। अब अगर यहाँ से मैं एस नोट की वैल्यू को कैलकुलेट करूँ तो एस नोट की वैल्यू को मैं कैलकुलेट करके रखता हूँ यहाँ पर। एस नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, पी नोट अपॉन ρv², और वो वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ। तो जो एवरेज वैल्यू है मेरे पास, पी एवरेज की जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, मैं लिखूँगा 1/2 ओमेगा पी नोट ए, और एस नोट की जगह हम वैल्यू लिख रहे हैं पी नोट अपॉन ρv² के। ये वैल्यू हमने रख दी। के की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें जो एवरेज जो वैल्यू है पी की, वो एवरेज वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने पास, एवरेज वैल्यू मिल जाएगी हमें पी नोट स्क्वायर ए अपॉन में 2ρv। अब ये जो फॉर्मूला है और ये वाला जो फॉर्मूला है वो बात एक ही है। अगर हम एवरेज वैल्यू यहाँ से लिखना चाहें तो एवरेज वैल्यू वही आएगी अपने पास जो हमें पहले मिली थी पी नोट की टर्म में, एस नोट की टर्म में, ए और ओमेगा की टर्म में। अब वही वैल्यू जो है वो वेलोसिटी की टर्म में हम लिख रहे हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, या फिर हम इसे आगे और कन्वर्ट करना चाहें तो आगे हम कन्वर्ट करके इसे क्या लिख सकते हैं, पी ए वी ओमेगा स्क्वायर
एस नोट स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये वैल्यू जो है वो भी एवरेज पावर की ही वैल्यू है। हमने यहाँ से पी नोट की वैल्यू को पुट कर दिया, यहाँ पर रो को यहाँ से गायब कर दिया। तो अपने के पास जो वैल्यू मिलेगी एवरेज पावर की वो मिल जाएगी पी ए वी ओमेगा स्क्वायर एस नोट स्क्वायर बाई 2। अब इसके अंदर अगर हम बात करें मैक्सिमम पावर की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब अगर हम बात करें मैक्सिमम पावर कितनी प्रोड्यूस हो सकती है, कितना प्रोपिगेशन हो सकता है, मैक्सिमम पावर कितनी है उस वेव की, तो अगर हम मैक्सिमम पावर की बात करें पी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पावर की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी आ जाएगी, पी नोट स्क्वायर ए अपॉन में रो वी। अब बोले ये वैल्यू कैसे आई, अपने पास तो वैल्यू थी पी नोट स्क्वायर ए अपॉन 2 रो वी। तो ये जो 2 आया था वो आया था अपने पास 1/2 की वजह से। और 1/2 क्यों था, क्योंकि हमने कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव की एवरेज वैल्यू 1/2 रखी थी। अब अगर मैं मैक्सिमम प्रेशर की वेरिएशन, मैक्सिमम पावर की बात करूंगा तो मैक्सिमम कब होगी, जब कोस स्क्वायर की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, और कोस स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर 1/2 की जगह हमारे पास क्या ले लिया हमने, 1। तो जो मैक्सिमम पावर की वैल्यू है वो मिल गई पी नोट स्क्वायर ए अपॉन रो वी। या फिर इसे अगर मैं वेलोसिटी की टर्म में लिखना चाहूँ तो इसे वेलोसिटी की टर्म में मैं लिख सकता हूँ, पार्टिकल वेलोसिटी की टर्म के अंदर पी ए वी पी का होल स्क्वायर। और ये जो वी पी है पार्टिकल की वेलोसिटी, ये कौन सी है, मैक्सिमम। या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी ए वी ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर। दोनों की टर्म में, डिस्प्लेसमेंट की टर्म में लिख दिया हमने और साथ में वेलोसिटी की टर्म के अंदर भी यही वैल्यू हमने लिख दी। तो ये मैक्सिमम पावर की वैल्यू मिल गई अपने पास। तो इसे एक बार हम अलग से देखते हैं कि मैक्सिमम पावर जो है वो कब प्रोड्यूस होगी। तो मैक्सिमम पावर जो है वो कब प्रोड्यूस होती है, जब हम कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव की मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं तब। अब हमें जो है वो तो इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे तो इसका यूज करेंगे। अगर हमें एवरेज इंटेंसिटी चाहिए तो हम पावर जो है उसकी वैल्यू भी एवरेज वैल्यू जो है वो काम में लेंगे। तो अगर हम सबसे पहले ये देखें कि टोटल एनर्जी ट्रांसफर कितना हो गया, टोटल एनर्जी ट्रांसफर इन टाइम टी, टोटल एनर्जी ट्रांसफर इन टाइम टी। तो मैं लिखूंगा टोटल एनर्जी ट्रांसफर जो है वो टोटल एनर्जी ट्रांसफर कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा पावर एवरेज मल्टीप्लाइड बाई टी। पावर एवरेज की वैल्यू आपके पास है, वैल्यू कितनी लिखेंगे हम लोग, पी ए वी ओमेगा स्क्वायर एस नोट स्क्वायर अपॉन में 2। ये अपने पास वैल्यू आ गई, सॉरी पी नहीं, रो ए वी ओमेगा स्क्वायर एस नोट स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहाँ से मल्टीप्लाइड बाई टी हमने कर दिया। अगर हम टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, देखो अपने पास वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी टी के साथ। अगर हम यहाँ से एवरेज इंटेंसिटी की बात करें कि एवरेज इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमने टोटल पावर ट्रांसफर इन टाइम टी लिख लिया है, तो एवरेज जो इंटेंसिटी की वैल्यू है वो हमें कितनी मिलेगी, एवरेज इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो होती है आपके पास एवरेज पावर अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम एवरेज पावर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू को लिखें तो हमें एवरेज इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो कितनी मिलेगी, एवरेज इंटेंसिटी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/2 ओमेगा स्क्वायर एस नोट स्क्वायर बी अपॉन वी। या फिर इसे मैं लिख सकता हूँ पी नोट स्क्वायर वी अपॉन में 2b।
ये वैल्यू मैं यहाँ पर इसकी लिख सकता हूँ। ये हमें मिल गई एवरेज इंटेंसिटी की वैल्यू। यहाँ से मैं b को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ कि b इज इक्वल टू होता है रो वी स्क्वायर के। तो अगर मैं b की यहाँ पर रो वी स्क्वायर वैल्यू लिख देता हूँ तो जो मुझे इंटेंसिटी की एवरेज वैल्यू मिलेगी वो एवरेज वैल्यू मिल जाएगी पी नोट स्क्वायर अपॉन में 2 रो वी। पी नोट स्क्वायर अपॉन में 2 रो वी, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। थोड़ा सा करेक्शन करना, यहाँ पर भी जो अपने पास वैल्यू है वो क्या है, रो ए वी ओमेगा स्क्वायर एस नोट। जब मैं पी नोट की वैल्यू लिखूंगा तो वेलोसिटी की टर्म के अंदर, तो जो आई है वो मिल गया आपके पास पी नोट स्क्वायर अपॉन में 2 रो वी। ये इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो हम मेजर प्रॉब्लम्स के अंदर काम में लेते हैं। अब अलग अलग सोर्स के बेसिस पर इंटेंसिटी की वैल्यू हम कैसे लिखें या कैसे रिलेशन निकालें उनके अंदर, तो वो अपने पास कैसे करेंगे कि अगर मैं ले लेता हूँ कि सोर्स इज ए, जो साउंड वेव का सोर्स है, सोर्स इज ए पॉइंट सोर्स। अगर साउंड वेव का जो सोर्स है वो पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स जब है तो मैं बोलूँगा इंटेंसिटी जो है वो उस पॉइंट सोर्स से जो डिस्टेंस है, जहाँ पर हम उसकी इंटेंसिटी देख रहे हैं, जिस पॉइंट पर हम उसकी इंटेंसिटी देख रहे हैं, उस पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर हम बात करें एस नोट की, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड की, तो जो आपके पास एस नोट है वो आर के क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और जो हम इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर वो इक्वेशन बन जाएगी एस इज इक्वल टू ए अपॉन आर साइन ओमेगा टी माइनस, अब पोजीशन बन गई आर तो एक्स की जगह आ जाएगा आर प्लस में थीटा, कोई फेज है यहाँ पर इनिशियली। अगर पॉइंट सोर्स जो है वो एक लाइन सोर्स हो, इफ सोर्स इज ए लाइन सोर्स, तो जब लाइन सोर्स हो तो किस तरीके से हम बात करेंगे, मैं लिखूंगा सोर्स इज ए लाइन सोर्स, लाइन सोर्स। तो इंटेंसिटी की वैल्यू जो है, आई की वैल्यू जो है वो उस डिस्टेंस के रिवर्स प्रोसेस, जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और अगर हम एस नोट की बात करें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की, तो वो उसकी अंडर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास एस इज इक्वल टू ए अपॉन रूट आर साइन ओमेगा टी माइनस के आर प्लस थीटा। तो ये जो यहाँ पर जो ये वैल्यू है इनका आपको स्पेशल ध्यान में रखना है कि लीनियर सोर्स हो तो इंटेंसिटी की वैल्यू जो है उनमें डिस्टेंस के साथ रिलेशन क्या होता है, और पॉइंट सोर्स जब हो तो इंटेंसिटी का क्या रिलेशन होता है। अगर पॉइंट सोर्स की हम बात करें तो जैसे साउंड का सोर्स यहाँ पर है, ये कोई साउंड सोर्स है और इससे आपको स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पर आपको इंटेंसिटी की वैल्यू देखनी है। तो इंटेंसिटी की वैल्यू देखने के लिए मैं क्या लिखूंगा कि जो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही लाइन सोर्स की बात करें तो लाइन सोर्स का मीनिंग हो गया, ये तो पॉइंट सोर्स है, लाइन सोर्स हो गया, और उससे आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी की वैल्यू को कैसे देखा जाएगा वो हम यहाँ पर देख चुके हैं।